हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th जो सेंटअप परीक्षा होने वाला है उसी का हम आज हिंदी सब्जेक्ट का आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो आप जैसे जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है या फिर कहीं नहीं भी हुआ होगा, तो आई होप आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा या फिर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जैसे जानते हैं कि हिंदी का कहीं का भी पेपर वो सेम ही होगा, वो सभी का क्वेश्चन सेम ही होगा क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम है। इसीलिए आज आप लोग के लिए 12th का एग्जाम्स हम दे रहे हैं। 12th के सेंटअप एग्जाम्स की परीक्षा के लिए आज हम ये हिंदी सब्जेक्ट दे रहे हैं। आपको यदि कहीं पे नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन समझ आइए, आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। समझ गए? तो चलिए क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग बढ़िए और अच्छा से पढ़ के जाइए, कल एग्जाम में भौकाल बचा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है और आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इसका नहीं हुआ तो हिंदी का अगर आप लोग का आगे होगा तो आप लोग हिंदी भी यहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबका क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। कल आपके लिए यहाँ देखिए दोस्तों, कल टुमारो क्लास आपको मैथमेटिक्स क्लास अपलोड हो जाएगा, मैथ का सब्जेक्ट का क्लास। इसीलिए आप लोग को परेशानी नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के लिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको सब सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम होगा आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू फंस देंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ से हिंदी में क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे आपको एग्जाम में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करते जाइए, नहीं तो यहाँ से मिलाइए, और इसका नहीं हुआ है वो यहाँ से देख के जाइए। लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे, वह एक व्यापारी थे दोस्तों। क्या थे? एक व्यापारी थे। इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, वह व्यापारी थे, वो उसका पिता क्या था? व्यापारी था। चलिए आगे चलते हैं। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? ये किसके द्वारा होता है? पहला चैप्टर जो है दोस्तों उसी का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग ये किसका आंसर हो जाएगा? ए मौन रह करके। कौन सा रहेगा दोस्तों? मौन रखता आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद उसने कहा था शीर्षक। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितना प्रश्न? 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको हम यहाँ दोस्तों अभी 50 ही प्रश्न बनाना है, इसलिए 50 ही प्रश्न करवाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाएंगे? 50 ही क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग ये 50 क्वेश्चन को जा करके एग्जाम में टिक करके आ सकते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिक के की संख्या कितनी थी? जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 70। कितना था दोस्तों? 70। आंसर नंबर सी। देखते जाइए और जिसको नहीं आ रहा उसका देखते जाइए और याद करते जाइए क्वेश्चन को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ नहीं था, कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 11 अक्टूबर 1902। कब? 11 अक्टूबर 1902 में इसका जन्म हो गया था। आप लोग देखते जाइए, एकदम याद भी करते जाना है इसको। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जानते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ। आप लोग जब मेरा ट्रिक्स वाला वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किन दिया था? तो नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ये। चलिए आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो उसकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में और वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? और वृद्धि हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन क्या हुआ है कि अर्धनारीश्वर ही चैप्टर से लिया गया है कि यदि नर नारियों का गुण लेती है तो क्या हो जाएगा, और नारी नर का गुण लेगा तो क्या, और नर नारी का गुण लेगा तो क्या। आप लोग जानते हैं कि नर यदि नारी का गुण लेगा तो वो मतलब आदमी बन जाएगा, लेकिन नारी जब नर का गुण लेगा तो वो राक्षस नहीं बन जाएगी। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद रोज शीर्षक पाठ साहित्य कौन सा विधा? आप जानते हैं ये क्वेश्चंस भी आप लोग को हम करवा चुके हैं, देख लीजिएगा आपको कि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। शीर्षक जो है रोज जो है एक प्रकार का दोस्तों क्या है, तो रोज एक प्रकार का आपको यह एक प्रकार का कहानी है। आपको क्या है? रोज एक प्रकार का कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं तो आप इसको मिला भी ले सकते हैं 7 नंबर का कि रोज क्या है, हमको इससे कहानी ही लग रहा है दोस्तों। चलिए वैसे करवा दिए क्वेश्चन आपको कि देवंती कैप में किसे रखा गया? कुछ देवलनी कैप में किसे रखा गया? कैंप सॉरी देवली कैंप। यहाँ क्या दोस्तों दिख रहा है अच्छा से? देवली कैंप में किसे रखा गया? तो आप जानते हैं कि देवली कैंप में दोस्तों कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सब पूछा गया है। आपको याद करके जाना है और एग्जाम में सिर्फ टिक मारना है। यदि नहीं हुआ तो आपको टिक मारना है, और यहाँ मान के जिसका हो गया तो वो इसका आंसर मिला सकते हैं। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? तो डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद दोस्तों आंसर 9 का हो जाएगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन क्या दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। 9 का आंसर हो जाएगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने डॉन ब्रिन आत्मकथा का अनुवाद किया था। किसने किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। ये कौन किया था? सुभद्रा कुमारी
चौहान। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, विधा विद्या वारिधि की उपाधि किसे विभूषित किया गया? विद्या वारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। आंसर नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हिंदी में चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबंध प्रयोगशाला सॉरी प्रोमा खान के काव्य किस भाषा में है? तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 का सी, प्राय अवधि में। कब? प्राय अवधि में। आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ 100 रतन सोनी असरजा? क्या है क्वेश्चन कि कहाँ 100 रतन सोनी असरजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा? यह पंक्ति किस कविता से? तो आपको पता है यह पंक्ति जो है दोस्तों, यह पंक्ति जो है आपका कवित से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? कवित से लिया गया। ये जानते हैं कवित किसके द्वारा लिखा गया था? तो भूषण के द्वारा लिखा, कवि भूषण के द्वारा। इसमें राजा रानी का ही बात किया गया है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा 12 का। चलिए आगे चलते हैं। दूषण उल्लास का दूषण उल्लास किसकी रचना है? तो दूषण उल्लास आप जानते हैं कि ये भूषण जी की ही रचना है। किसका? कवित भूषण। भूषण से 2 क्वेश्चन अभी मिल गया है कि दूषण उल्लास किसकी रचना है, तो भूषण जी का है। चलिए आगे चलते हैं। कवि भूषण के प्रिय नाटक कौन थे? आप जानते हैं कि कवि भूषण के प्रिय नाटक थे दोस्तों आपको छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। कौन था? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए एकदम याद करते जाना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13, 14, 15। हाँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जानते हैं कि ये ज्ञानेंद्र पति जो गांव का घर के लेखक हैं। गांव का घर किसका द्वारा? ये गांव के घर के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानेंद्र पति। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि हैं? तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद यह छायावाद किसके दोस्तों? छायावाद। जैसे 16 का आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एक प्रकार का छायावाद का है। तो आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य की नाटिका कौन सा है? कामिनी महाकाव्य की नाटिका कौन सा है? तो आपको बताना है कि 17 का आंसर हो जाएगा श्रद्धा। किस चीज नाटिका? इसका नाटिका का नाम है दोस्तों श्रद्धा। आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा ही, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही 100%। यहाँ लिख के दे रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिखरे मोती कहानी, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन सेम होता है। बिखरे मोती कहानी संग्रह किसकी रचना है? क्या चीज़? बिखरे मोती कहानी संग्रह किसकी की रचना है? क्या आपको बताना है कि बिखरे मोती। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बिखरे मोती की कहानी संग्रह किसकी है? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिखरे मोती किसके है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। चलिए आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है और आपको लोग करवाते भी, हम जब करवाते। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था दोस्तों? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आंसर नंबर सी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है दोस्तों? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आंसर नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति। 3 बार 4 बार बोलिए या फिर वीडियो को 3-4 बार देखिए, आप लोग याद कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कल एग्जाम में आपको यही आना है। चलिए आगे चलते हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी रचना है? यह चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको विनोद कुमार शुक्ल। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल। चुका भी नहीं हूँ मैं। आंसर नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं। कवियों की कवि किसे कहा गया है? क्या क्वेश्चन कि कवियों के कवि किसे कहा गया है? कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो आप लोग जानते हैं कि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। तो आंसर नंबर ए, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा गया है। आपको इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह। 100% आएगा दोस्तों, आप देख लीजिए और याद करके जाइए उसको। जन जन का चेहरा एक कवि के कविता के रचनाकार कौन है? तो जन जन के चेहरा एक, आपको हम इस क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। ट्रिक वाला चैप्टर में जाके देखिए, ट्रिक वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके देखिए हिंदी का, कि जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। ये देखिए क्वेश्चन करवाया हुआ था, मैं जहाँ जहाँ से करवाया हूँ दोस्तों क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। तो जन जन का चेहरा एक, आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलिए। विराट प्रश्न एक क्रांति की जलवा या एक किस कविता से है? क्या कि विराट प्रकाश एक क्रांति की जलवा है, यह पंक्ति किस कविता में है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जन जन का चेहरा एक, आंसर नंबर सी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विराट प्रकाश एक क्रांति की जलवा की ज्वाला एक,
ये कविता किस कविता से, ये पंक्ति जो है दोस्तों ये किस कविता से लिया गया, क्वेश्चन ये कह रहा। इसका आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। सीढ़ियों पर धूप में, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ियों के धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा आपको डी रघुवीर सहाय। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसकी, यह प्रकार का निबंध है कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध है किसके द्वारा लिखा गया। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी रघुवीर सहाय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा के 7 कवियों में से कौन शामिल है। दूसरा अस्पतक का जो 7 कवि है तो इसमें से कौन सा शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको रघुवीर सहाय, आंसर नंबर ए। कौन, रघुवीर सहाय। तो आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, रघुवीर सहाय, आंसर नंबर ए। आपको इसको देखते जाना है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आपको जानते हैं कि आपके आजकल प्रश्न दोगुने कर दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके 2 गुने कर दिए हैं। तो इसीलिए 50 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 2 गुना है तो 100 प्रश्न दिया गया है। तो मैं आपके लिए 50 प्रश्न अभी लाया हूँ दोस्तों, जिसकी आपको याद तुरंत हो जाए 50 क्वेश्चन। और इस 50 क्वेश्चन जाके आप एग्जाम में बनाए या फिर जो बना रहे हैं वो 50 क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो 50 क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, तो अभी 25 हो गया दोस्तों, 25 और करवा रहे हैं। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो आप जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, अब कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन तो भी पूछ सकता है, लेकिन अभी नहीं है तो उसे नहीं देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937, आंसर नंबर बी। ये क्वेश्चन सेंटअप में पूछा जा चुका है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तत्पुरुष कविता संग्रह किसकी रचना है। तत्पुरुष कविता संग्रह किसकी रचना है। तो आपको इसका आंसर बताना जानते हैं तो सत्य का कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर अशोक वाजपेयी, आंसर नंबर सी। किसका हो जाएगा दोस्तों, अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष कविता संग्रह किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की, आंसर नंबर सी, अशोक वाजपेयी। चलिए आगे चलते हैं। हार की जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने की सूची कैसी है। हार की जीत में जो शीर्षक कविता में खेत में रहने की सूची कैसी है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचीबद्ध है। यह सूची कैसा है, एक प्रकार का सूचीबद्ध, आंसर नंबर हो जाएगा ये सूचीबद्ध। हार की जीत जो शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसा था, तो सूचीबद्ध था, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। आपको 3-4 बार देखना है वीडियो, 3-4 बार आपको ये बोलना भी है जिससे याद हो जाए तुरंत। अब 29 नंबर की कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए थे। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम किसने चलाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ज्ञानेंद्र पति जी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का गाँव का घर, आंसर नंबर डी। कैदियों के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए थे, ज्ञानेंद्र पति। चलिए आगे चलते हैं। गंगा तट, क्या दोस्तों, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको बताना जो गंगा तट है ये शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको इसे पता होना चाहिए कि सूरदास जी के द्वारा, आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यह तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है। आपको पता है कि लोकगीतों की जो जन्मभूमि है दोस्तों इसमें कौन भटक रहा है। इसमें एक विषादित गीत घूम रहा है। तो आंसर नंबर सी। आप जानते हैं कि 31 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, एक विषादित घूम रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य में रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, आंसर नंबर सी। ज्ञानेंद्र पति जो अपना झारखंड का ही है, बिहार का जो बगल झारखंड 2002 में कट के गया था भारत से। स्टैटिक जी का क्वेश्चन हो गया। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य में रहने वाले हैं दोस्तों, झारखंड का, आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। हार के जीत कब, हार के जीत कविता के कवि कौन है। तो हार के जीत के कविता के कवि कौन है। तो हार के जीत अशोक वाजपेयी। ये भी आंसर आपको हमें करवाया था दोस्तों, आप ट्रिक्स वाला वीडियो जाकर देखिए, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं कि जितने भी शीर्षक कवि कविता हैं दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने कवर किए थे और वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार के जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी। और कवि इसको ऐसे याद रखिएगा कि अशोक जो है वो कभी किसी से हारे नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी हमो विमोहा जैन जय कवि सुनी। यह पंक्ति किस कविता से है या फिर किस कवि से है या कहाँ से लिया गया है। तो यह जानते हैं आप लोग, कड़वक से लिया गया है। तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सॉरी ए नहीं होगा, आपको देखते जाना है कि दोस्तों इसका आंसर ए नहीं होना, इसका आंसर बी पद सूरदास से लिया गया दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया, सूरदास से आप लोग को। चलिए आगे चलते। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। आप लोग जानते हैं कि इसका जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी, आंसर नंबर बी। ये हुआ सब्जेक्ट कोड आपका। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी, आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। चातकी किसके लिए तरसती है। तो आपको पता है कि चातकी अपने मन के लिए तरसती है। चातकी किसके लिए दोस्तों तरसती है, चातकी मन के लिए तरसती है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक वाला एग्जाम में करवा दिया हूँ, ट्रिक्स वाला जाके देखिए।
ट्रिक्स से दोस्तों कह रहा है, जो भी ट्रिक्स को एग्जाम से पहले कर लेगा मेन बोर्ड एग्जाम से, वो 5 से 7 नंबर जरूर कवर कर लेगा, वो 5 से 7 नंबर जरूर कवर कर लेगा। हिंदी का जाकर प्ले स्टोर में देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर नंबर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 38 बताइए, जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विधा, आपको बताना है कि जूठन जो है ये किस मतलब ये साहित्य का कौन सा विधा है। पहले बताना कि जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके लेखक कौन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन इसका एक साहित्य क्या है, जो एक प्रकार का आत्मकथा, आंसर नंबर ए 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। जूठन क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा। आप जैसे जानते हैं कि जूठन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का आत्मकथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो वो क्षय रोग से था। मलयज जो था दोस्तों वो क्षय रोग से था, आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको सारा क्वेश्चन याद करके जाना है। देखिएगा एग्जाम में खूब क्वेश्चन टपकेगा आपका। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, आंसर नंबर हो जाएगा बी, क्षय रोग। चलिए आगे चलते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे कहा गया है, यह कहा गया छूट गया, मकान का रंगीन स्केच किसे कहा गया है, तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पूरन सिंह की माँ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, पूरन सिंह की माँ को ही हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक जो पाठ जो है उसमें मकान का रंगीन स्केच कहा गया है, किसको, पूरन सिंह को, माँ को। आपको बताना है कमेंट करके पूरन सिंह कौन था। चलिए आगे चलते। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भागे हुए यथार्थ से कैसा है, आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है, मलयज के द्वारा। हंसते हुए मेरा अकेलापन अब शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भागे हुए से यथार्थ से कैसा है, तो आपको ये बता रहा है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा ये जुड़ा है। कैसे है, कैसा है, ये भागे हुए से कैसा है, जुड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, हाँ दोस्तों उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, आप जानते हैं 1 जनवरी 1952 को। कब दोस्तों, 1 जनवरी 1952, आंसर नंबर हो जाएगा ये। एकदम करेक्ट आंसर था आपको सबका। आपको 50 क्वेश्चन यानी 50 नंबर ऐसे। अभी सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे आपको, सब टेंशन नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा सर क्या, इसमें सब्जेक्टिव भी होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। तिरिच क्या चीज़ दोस्तों, तिरिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन सा है, तिरिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन है, आपको पता है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा भानु। इसके साथ कौन था, भानु, आंसर नंबर हो जाएगा बी। तिरिच में जो लेखक जो है दोस्तों उसके साथ कौन था, भानु था, उसके साथ भानु था, आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। द ऑनली रिवोल्यूशंस किस लेखक की रचना है, द ऑनली रिवोल्यूशंस लेखक की किस रचना है, तो आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। दोस्तों ये भगत सिंह जो है उसी द ऑनली रिवोल्यूशंस किस लेखक की रचना है, भगत सिंह। आपको बताना है कि भगत सिंह का लेख जो उसका क्या नाम है दोस्तों, भगत सिंह का। इसका आंसर तो हो जाएगा भगत सिंह, लेकिन बताना आपको देखने कितना याद है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सेंटअप तो अलग बात है, लेकिन बोर्ड के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं बताइए। भगत सिंह का लेखक का नाम, सॉरी भगत सिंह, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। तो लेकिन ये बताना भगत सिंह है, एक लेख एक पत्र, क्या है दोस्तों, एक लेख एक पत्र। चलिए आगे चलते हैं। शीर्ष शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है, एक प्रकार का, यह दोस्तों क्या है, आपका आंसर हो जाएगा कठिन है, आंसर नंबर हो जाएगा ए, कठिन है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी वस्तु की प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है, कठिन है, आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। उसका 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा के द्वारा शीर्षक नूतन समाज के निर्माण, कैसा समाज के निर्माण के लिए, तो नूतन समाज के निर्माण के लिए ये क्या आवश्यक है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी कार्य को प्रेम से करना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं एकदम प्रेम, मन, जतन, जिष्ठा, चेष्टा, जिस जो ही होता है चेष्टा, पूरा मन लगन से कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में उतरिए उस फील्ड का आप राजा कहलाइए। आपके पास ऐसा पावर होना चाहिए, आप जिस भी फील्ड में उतरे आप उस फील्ड का राजा कहलाएं। अभी पढ़ने में उतरे हैं दोस्तों, एकदम पढ़ने में पूरा जी जान लगा दीजिए कि आपको उस फील्ड में कोई हरा नहीं पाए। यदि आज में 10-40 सीट है, यदि फर्स्ट डिवीजन है तो 400 का, तो आपको इसमें से एक सीट आपको पक्का करना है। आप किसी भी प्रकार के हैं, यदि आप खेल में उतर गए तो आपको खेल ऐसा खेल देना है ध्यानचंद्र के जैसा, आज हॉकी का जादूगर कहला रहा है।
आपको भी पढ़ ऐसा देना है दोस्तों, या पढ़ ऐसा लेना है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। चलिए, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में सरैया मन क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। तो अभी चलिए 47 का आंसर बताइए कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में सरैया मन क्या है। तो यह एक प्रकार का नदी है। क्या है प्रकार की? एक नदी है। तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एक प्रकार का नदी है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, धांगड़ जाति को चंपारण से क्यों लाया गया है? आप जानते हैं कि पहले के समय में नील की खेती होती थी, जिससे खेती बंजर बंजर हो जाते थे दोस्तों। तो इसी के लिए लाया गया था। धांगड़ जाति को चंपारण से क्यों लाया दोस्तों? नील की खेती करने के लिए। आंसर नंबर हो जाएगा डी, नील की खेती के लिए। किसके लाया गया दोस्तों? झागड़ जाति को चंपारण क्यों लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो एक लेख एक पत्र, जिसके लेखक है दोस्तों भगत सिंह। आप जानते हैं कि ऐसा बात सिर्फ भगत सिंह के ही बोल सकते हैं कि क्योंकि वो 18 साल के से 22 साल के उम्र के बीच में ही दोस्तों वो अपना जान न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। कौन? भगत सिंह। यह लेख एक पद यहाँ का दिया है कि जब एक देश के भव्य का निर्माण का बात हो रहा है, क्योंकि तभी हमारा देश गुलाम था, उसी के लिए एक भव्य निर्माण होगा। तो अब जब भाग्य की देश की भाग्य की बात हो रहा है तो अपना भाग्य को भुला देना चाहिए। यह भगत सिंह ही कर सकता। आंसर नंबर हो जाएगा ए, एक लेख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक लेख एक पत्र। आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? कौन पूछा था दोस्तों? रोटी कब बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश्वर। आंसर नंबर बी। आप जानते हैं महेश्वर कौन था? तो महेश्वर दोस्तों एक पति था। किसका पति था दोस्तों? महेश्वर पति था। आप देखिए, आप बताना आपको कि महेश्वर क्या था? डॉक्टर था दोस्तों। क्या था महेश्वर? डॉक्टर थे। अब किस चीज़ का डॉक्टर था? ये गैंग्रीन का बीमारी का इलाज करते थे। किसका? गैंग्रीन। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बताते हैं। रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक है दोस्तों आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे सिर्फ इसी लाइन से। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हाँ। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि रोटी कब बनेगी? ये क्वेश्चन पूछा तो महेश्वर। महेश्वर जो पति थे किसका? मालती का। किसका दोस्तों? मालती का पति था। किसका पति था? मालती का पति था। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, महेश्वर इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव खत्म। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका 50 नंबर पक्का हो गया दोस्तों। 50 नंबर आपका हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं कि सब्जेक्टिव में हम आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं। आप लोग उसका आंसर मिला लीजिए या फिर बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कह दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। इसमें 8 मार्क्स आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए ऑप्शंस इतने सारे हैं, किसी एक पर लिखना है। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, ग्रामीण जीवन, शराबबंदी, बेरोजगारी, महामारी। अब देखिए जो महामारी जैसे कोरोना हो गया, कोरोना के बारे में, महामारी के बारे में थोड़ा सा हम बताते रहे। जैसे कोरोना के बारे में लिखना है तो आप जैसे कोरोना के बारे में लिखना है, इससे क्या आपको फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, इससे देश पर क्या इफेक्ट पड़ा, इससे विद्यार्थी जीवन में क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कोरोना की महामारी से आपको पूरा चीज़ एक बार समेट देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। आपको पैराग्राफ नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। पैराग्राफ को भी आपको ध्यान में रखना है। ये पैराग्राफ चेंज कभी करना है आपको। चलिए हाँ, जैसे हमारी बेरोजगारी हो गया। जैसे जानते हैं कि ये भारत में बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है, कहाँ पर है बेरोजगारी, कहाँ तक ठीक है, बेरोजगारी को हटाने के लिए हमको क्या फ़ायदा, क्या क्या काम करना चाहिए सरकार को। और हमें आप एक बात कीजिए, कोई भी जब निबंध लिखिएगा तो आपको किसी भी सरकार के किसी भी पार्टी का वहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं लिखना है आपको, किसी भी पार्टी का। ये बात याद रख लीजिएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो अवतरण पर संपर्क व्याख्या करें। आपको ये क्वेश्चन ये किया है, क्वेश्चन ये है। तो दो गुना चार मतलब कि एक क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन को आपका इसका व्याख्या कर देना है। व्याख्या नहीं तो लगभग 100 क्या कहते हैं शब्द में करना है व्याख्या। चलिए आगे चलते हैं। और 2 क्वेश्चन यहाँ भी है, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन 2 गुना हो गया तो 2 क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ। आप 4 में से किसी 2 का ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि 4 में चारों का जवाब देना है, 4 में आपको 2 का ही जवाब देना है। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव भी जो रहेगा तो वो 50 नहीं 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 50 ही आपको जवाब देना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सब्जेक्टिव है दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखिए। किसके पास? प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखिए जिनमें 2 दिनों पर प्रकाश के लिए दोस्तों अवकाश के लिए अनुरोध किए, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने हेड मास्टर प्रधानाचार्य पर निबंध लिखना। आप लोग 25 ये क्वेश्चन लिखे आ रहे हैं, इसमें आई होप दिक्कत नहीं होगा। इसमें 5 मार्क्स पक्का समझिए आप लोग। 5 गुना 1 यानी 5 आप अथवा भी दिया गया है, आप ये छोड़ के ये भी लिख सकते हैं।
लीजिए। यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी को ये तुच्छ सा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करेगा, क्वेश्चन क्या, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें ये बताइए कि इस वर्ष गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई आपने। अभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीने पीछे ही आपको गर्मी का छुट्टी हुआ तो उसी पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो आप इससे अच्छा होगा ये लिखिए, आई प्रेफर यू, कि 3 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये पाँचों में से किसी 5 क्वेश्चन, 10 में से किसी 5 का ही जवाब देना है आपको। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन को आपको जो हो जाएगा इस 5 में से आपको जवाब दे देना है। चलिए 5 यहाँ भी है और 5 आपको यहाँ भी है। तो आपको ये 10 में से जो अच्छा लग रहा है तो उसी में से आपको एक दीजिए। तुलसी खिड़ता में किसका डर है, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। बेटियाँ कहाँ लोह प्रारंभ करती है, आपको जो क्वेश्चन लिखना है दोस्तों आप इसमें से लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, इसमें से देखिए 5, एक क्वेश्चन और छूट गया, क्वेश्चन 6 नंबर होगा जो आगे मिल जाएगा आपको। तो ये 6 में से कुछ एक प्रश्न, 3 प्रश्न का आंसर देना है और 3 × 5 बराबर 15 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। 3 नंबर, उसने कहा था शीर्षक का केंद्रीय भाव क्या है, ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अवतरण में से किसी एक का संक्षेपन कीजिए। संक्षेपन एक 4 मार्क्स का। आई होप दोस्तों, आई होप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो संक्षेपण को क्या लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए। इसमें से आपको टाइटल, संक्षेपण का मतलब है कि इतना जो बात लिखा हुआ है ये किस टाइटल्स पे आधारित हो सकता है, उस टाइटल पे लिख दीजिए। उनके बाद क्या करना है आपको, संक्षेपण लिखने के लिए हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संक्षेपण जो दिया रहेगा, संक्षेपण का मतलब है कि जो दिया रहेगा उसको संक्षेप करना है। संक्षेप करने के बाद आपको देखिए एक सुटेबल टाइटल देना है। उसमें क्या देना है आपको, एक सुटेबल टाइटल देना है। जैसे टाइटल दे दिया दोस्तों, जैसे मान लीजिए 75 शब्द गिन लेंगे पहले इनको, ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिन लीजिए। जैसे आई लेट, मतलब मान लिया हम 75 शब्द है, उनको क्या करें 3 से भाग कर देना है आपको। ये इसका नियम है, 3 से भाग कर देंगे, कितना 25 हो गया। आई होप जितना ही हो 75 के अलावा, अभी हम मान लीजिए 75 है तो 25 शब्द में आपको 25 हो गया। आप मान के चलिए 20 से 25 शब्द के बीच में आपको तब इसका इस टाइटल जो हुआ उनके बारे में, तो यहीं से आप इनके बारे में पढ़ के क्या 20 से 25 लाइन में लिख सकते, 20 से 25 लाइन, सॉरी 20 से 25 शब्द, जितना शब्द होगा उसका 1/3 शब्द में आपको इस संक्षेप, इस टाइटल के बारे में आपको लिख देना। संक्षेपण यही होता है दोस्तों। ये 2 ऑप्शन है, ये आपको ये या तो इससे, या आप तो सॉरी दोस्तों, या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ से अच्छा लगे। चलिए आगे चलते हैं। उसी का छुटा हुआ तो यहाँ दिखा दिए और उसका छुटा हुआ दोस्तों यहाँ दिखा दिए। ये यहाँ का छुटा हुआ है, यहाँ का जो असीम बलिदान देकर प्राप्त हो गई मिट जाती है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगी हो दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए आपको आने वाले बार कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है, उस सब्जेक्ट पर हम वीडियो बना सकें। जैसे कल आपको मैथ का चैप्टर का मिल जाएगा दोस्तों सॉल्यूशंस। आप मैथ का सवाल मिला है, यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप मिला लीजिए। यदि एग्ज़ाम नहीं दिए हैं दोस्तों तो आप जा करके उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन जाकर एग्ज़ाम में लिखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन बदलता नहीं है सेंटर एग्ज़ाम में। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगा। सारा सब्जेक्ट का कोई विद्यार्थी को डायरेक्ट नहीं लेना है कि सर कितना सब्जेक्ट का करवाइएगा, सारा आपको। जैसे कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी का हो गया ना, आपको हिस्ट्री का भी मिल जाएगा और पॉलिटी का भी मिल जाएगा, एक साइकोलॉजी सोशोलॉजी जो भी होता है तो उसका भी मिल जाएगा। आपको आर्ट्स वाले को भी दिक्कत नहीं होना, और साइंस में जो विद्यार्थी दे रहे हैं, जैसे फिजिक्स का हो गया तो फिजिक्स का आगे सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री का नहीं हुआ केमिस्ट्री का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी मिल रहा है, और जिसको मैथ का नहीं हुआ तो कल आपको मैथ का भी मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।